attention now. So we were talking about groups, right? Yes or no? So social psychology में groups पढ़ने का क्या reason है? Is our social behavior somewhat influenced by groups around us? How? How does that happen? If, for example, class, pay attention. अगर आज आपको बोला जाए that you have to give a presentation in front of everybody, you will get nervous. Most of you will, yes or no? Okay, but because everyone is watching you and everyone is listening to you, chances are कि you might try to perform better. अगर मैं बोलूँ कि आप presentation दो but no one is going to look at you, then your performance might not be so good, right? So that is called social facilitation. Social facilitation means that our behavior improves in the mere presence of other people. Okay? But at the same time, if a lot of people are around us, our behavior can turn negative also. Is it possible? Like if I give 10 of you a task कि आप लोग मिलके एक प्रोजेक्ट करो, यूजुअली क्या होता है अगर कोई प्रोजेक्ट आप लोग को साथ में करने को मिल जाए, 2-3 लोग को पता ही नहीं होगा प्रोजेक्ट किस बारे में है, 2-3 लोग सारे एफर्ट्स लगाएंगे उस टास्क में, बाकी लोग थोड़ा बहुत एफर्ट करेंगे जस्ट टू स्टे इन्वॉल्व, राइट? तो अगर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ग्रुप के ऊपर आ जाती है तो जनरली क्या होता है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफ्यूज हो जाती है. डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. Another consequence is social loafing. Social loafing. सोशल लोफिंग क्या होता है? हाँ? नहीं. सोशल लोफिंग refers कि अगर if 10 of you are given one task, okay, then a few people will not perform that task to an optimum level. कुछ लोग ही बहुत एफर्ट करेंगे उस टास्क में. तो इससे एक फिनोमिनन जुड़ा हुआ है. कभी हैव यू एवर सीन अ रोड एक्सीडेंट? अगर रोड एक्सीडेंट होता है तो यूजुअली लोग क्या फील करते हैं? बायस्टैंडर इफेक्ट. ओके, बायस्टैंडर इफेक्ट क्या होता है? एग्जैक्टली. यानी कि आसपास के लोग ये सोचने लगते हैं कि कोई और हेल्प कर देगा, हम क्यों करें, राइट? सो आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी गेट्स डिफ्यूज्ड ऑन टू अदर पीपल. ओके, दैट इज योर बायस्टैंडर इफेक्ट.
performance, our group and individual performance differs, right? हाँ जी, then let's talk about group polarization. So there are two topics which are a bit interrelated, which is group polarization and group think. Okay, हम इंडिविजुअली एक सोच रखते हैं अबाउट थिंग्स अराउंड अस, राइट? बट जब हम एक ग्रुप का पार्ट बन जाते हैं, वी स्टार्ट थिंकिंग नियर टू व्हाट द ग्रुप इज थिंकिंग ऑल्सो. हमें कहीं ना कहीं हमारी सोच हमारे आसपास के लोगों से इन्फ्लुएंस होती है, राइट? अब ग्रुप थिंक एक ऐसा फिनोमिनन है जिसमें कि द एंटायर ग्रुप स्टार्ट्स थिंकिंग इन द एग्जैक्ट सेम वे. ऐसा क्यों होता है? अच्छा, अगर फॉर एग्जाम्पल धीरज का एक ओपिनियन है और आपका नाम क्या है? नितिन का एक ओपिनियन है, ठीक है, और वहीं सम अदर पर्सन ऑल्सो हैज अ सिमिलर ओपिनियन. सो व्हाट विल हैपन इज कि ऑल द थ्री पीपल विल हैव देयर व्यूज वैलिडेटेड बाय द अदर पर्सन. हाँ भाई, तू भी ये मानता है, मैं भी ये मानता हूँ, ठीक है. सो सिमिलर आइडियोलॉजी गेट्स वैलिडेटेड. और जब कोई तीसरा इंसान उस ग्रुप में वो देखता है कि दो लोगों का सिमिलर व्यू है, तो अगर मेरा भी अगर व्यू थोड़ा अलग होगा, बट बिकॉज द अदर पीपल हैव अ डिफरेंट व्यू, आई माइट फील लाइक आई वांट टू फिट इन, आई वांट टू अलाइन टू हाउ दे थिंक. सो व्हाट हैपन्स इन अ ग्रुप, अगर बहुत सारे लोग एक साथ होते हैं, दे टेंड टू थिंक सिमिलरली. एट द सेम टाइम देयर कैन ऑल्सो बी अ ग्रुप पोलराइजेशन. पोलराइजेशन क्या होता है? व्हाट आर पोल्स? पोल्स आर एक्सट्रीम एंड्स, ठीक है. पोलराइजेशन में क्या होता है कि वो जो एक ग्रुप थिंक वाला फिनोमिनन हो रहा है कि हाँ हमारे ग्रुप की एक सोच है, वो एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच जाती है, यानी कि वो पोलराइज हो जाती है, ठीक है. ऐसा क्यों होता है? Because one person is holding one view and the other person is also holding another view, because our view keeps on getting validated by the people around us, वो और extreme होता जाता है. That is why there is another phenomenon that happens which is called, yes, risky shift. ऐसा कभी होता है कि हम क्लास we are thinking कि चलो let's bunk a class. If one person thinks that I want to bunk the class, okay, bunking class is a risky behavior, पकड़े गए तो you can be expelled. बट अगर मैं अकेली सोचती हूँ कि मैं क्लास बंक करूँगी तो शायद मैं ना करूँ, बट अगर मेरे साथ 5-6 और मेरे दोस्त बोलेंगे लेट्स ऑल बंक द क्लास टुगेदर, व्हाट विल हैपन? टेंडेंसी ये होगी कि वो सारे के सारे मिलके बंक कर लेंगे क्लास. So that means there is a tendency to engage in a more risky behavior when you are in a certain group. So group polarization यानी कि एक extreme thought process एक group का होना can lead to a risky shift. Risky shift is the phenomenon where in a group people tend to make riskier decisions, okay, than they would have made when we were alone. Like if I was alone, I might have not bunked my class. I might have not taken the risky decision to bunk my class. Let me complete. But if 4 or 5 friends of mine together say कि हाँ let's all bunk the class, there is a tendency that I might engage in that risky behavior more. Yes. What is the difference between group polarization and conformity? ग्रुप पोलराइजेशन एंड कंफॉर्मिटी, बिकॉज ग्रुप पोलराइजेशन और कंफॉर्मिटी में दो एक ही डिफरेंस है एक्चुअली.
conformity is about the one person, that is about you. Like if everyone around you says a certain thing, like oranges are sweet, if everyone around you is saying oranges are sweet, but you think that oranges are bitter, so you will also say that oranges are sweet. So conformity is just about you. Group polarization and group think is about the whole group. The whole group will start thinking similarly. Clear हुआ? Okay, any other doubt? Any other doubt? अब इंटरग्रुप कॉन्फ्लिक्ट की बात करते हैं. दो ग्रुप्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्यों हो सकता है? इफ देयर इज अ सर्टेन ग्रुप X एंड अ सर्टेन ग्रुप Y, अब दे बोथ एग्जिस्ट इन द सेम प्लेन, ओके, हाउ कैन दे हैव एनी काइंड ऑफ अ कंपटीशन? दो ग्रुप्स के बीच में कंपटीशन लाने की, कॉन्फ्लिक्ट लाने के रीजंस क्या हो सकते हैं? ओके, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स और so lack of coordination. Okay, so when we exist in a group, we kind of identify as part of that group. और अगर दूसरा ग्रुप हमसे सिमिलर भी है, but just because they are in a separate group, we might think of them as a different identity as ours. So कहीं ना कहीं हमारी perception might play a role in creating intergroup conflict. Secondly, there can be resource fight over resources. ये हमने applied social में भी पढ़ा था. Try to recall. There can be a resource problem between two groups. There can be a conflict. For example, हमने river water का example लिया था. River water is a resource. और दो स्टेट्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है बिकॉज दैट रिवर इज शेयर्ड बाय द टू स्टेट्स. ठीक है. देन कंपटीशन, अगर दो ग्रुप्स के बीच में आई गिव अ कॉम्पिटिटिव टास्क, लाइक इफ मुजफ्फर शरीफ के एग्जांपल था रॉबर्स केव एक्सपेरिमेंट वाला, उसमें ईगल्स और रैटलर्स में क्या हो रहा था? डज एनीवन रिकॉल? दोनों को एक दूसरे के अगेंस्ट compete कराया गया था. एग्जैक्टली. जब दो ग्रुप्स में हम कंपटीशन क्रिएट कर देते हैं कि हम बोलते हैं कि इधर ईगल्स विल विन और रैटलर्स विल विन, देन उस केस में क्या होता है? दोनों ग्रुप्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट इमर्ज होता है. बट वहीं अगर हम दो ग्रुप्स के बीच में कोऑपरेशन इंकरेज करें कि हम बोले कि both the groups have to accomplish a certain goal together by cooperating, तो उस केस में दोनों ग्रुप्स के बीच में आपस में familiarity बढ़ेगी, right? And they might start liking each other and the conflict might reduce.
दो ग्रुप्स के बीच में देयर इज अ सर्टेन कॉन्फ्लिक्ट ऑनगोइंग, ठीक है। अब उस कॉन्फ्लिक्ट को हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं? फर्स्टली इज कॉमन ग्राउंड। कॉमन ग्राउंड क्या होता है? व्हाट इज अ कॉमन ग्राउंड? हम दोनों का सेम टारगेट। दोनों का सेम टारगेट, सम सिमिलैरिटी बिटवीन द टू ग्रुप्स, राइट। अगर दो ग्रुप्स में एक का टारगेट x है और दूसरे का टारगेट y है, देन देयर इज अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑल टुगेदर। बट अगर दोनों ग्रुप्स का टारगेट सेम हो एंड दे बोथ हैव टू अचीव टुगेदर, वही जो हमने ईगल्स एंड रैटलर्स वाली बात की थी अभी, इफ देयर इज अ कॉमन ग्राउंड बिटवीन द टू ग्रुप्स, then it can lead to resolution of intergroup conflict. Okay. Secondly, negotiation and bargaining. Negotiation क्या होता है? कॉम्प्रोमाइज, बातचीत करके कॉम्प्रोमाइज। नेगोशिएशन हम डेली लाइफ में करते हैं। लाइक इफ आई एम टेकिंग एन ऑटो रिक्शा एंड आई से आई एम ओनली गोइंग टू पे 100 रुपीज, बट द ऑटो पर्सन सेज 200 रुपीज, सो वी ट्राई टू रीच एक बीच का स्पॉट जहाँ पे कि he also agrees and I also agree. So another way to resolve an intergroup conflict is negotiation and bargaining. Then we talk about mediation. कभी कभी ऐसे होता है कि दो ग्रुप्स की अलग अलग इच्छाएं हैं। फॉर एग्जाम्पल दो गांव में कुछ रिसोर्स को, लैंड को लेके विवाद, ओके, कि दिस ग्रुप कंसिडर्स कि दिस लैंड बिलोंग्स टू मी एंड द अदर ग्रुप आल्सो कंसिडर्स दैट दिस लैंड बिलोंग्स टू मी। तो क्या होता है, जो एक गांव के बड़े बुजुर्ग होंगे और दूसरे गांव के बड़े बुजुर्ग होंगे, दे माइट सिट टुगेदर एंड टॉक अबाउट इट, दे माइट मीडिएट द होल प्रोसेस, ठीक है। सो मीडिएशन एंड आर्बिट्रेशन कैन हेल्प। देन अनदर थिंग इज यू कैन ब्रिंग समवन फ्रॉम द आउटसाइड, कि अगर दो ग्रुप्स में लड़ाई चल रही है तो वी कैन ब्रिंग एन एक्सटर्नल एंटिटी, एन एक्सटर्नल पर्सन, जो कि एक अनबायस्ड सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। अंडरस्टैंडेबल? देन देयर आर some international examples given like grit. You can go through that. This is the last topic in your syllabus. So in this unit, what all have you done? Starting से कौन बताएगा in this unit? Characteristics of group, which are Joining a group development and socialization, group norm, group transacting memory, group structure. ठीक है। Then we spoke about social facilitation, social loafing and social laboring. Then performance individually and group. Then finally intergroup conflict. Attendance sheet, who has the attendance sheet? Has everyone filled? Has everyone filled?
पेन दे दे